हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। ये दीवान गालिब की 36वीं गज़ल है। इसको पढ़ते हैं और फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ इसका इंग्लिश का जो टेक्स्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो गालिब साहब फरमाते हैं कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। तुमसे बेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, उसमें कुछ शाइब खूबी तकदीर भी था। तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था। कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद, हाँ कुछ एक रंजे गिरा बारी ये जंजीर भी था। बिजली एक कौंध गई आंखों के आगे तो क्या बात करते कि मैं लब तिश्नाए तकरीर भी था। यूसुफ उसको कहूँ और कुछ न कहे खैर हुई, घर बिगड़ बैठे तो मैं लाइज़े ताज़ीर भी था। देख कर गैर को हो क्यों न कलेजा ठंडा, नाला करता था वले तालिब तासीर भी था। पेशे में ऐब नहीं रखिए ना फरहाद को नाम, हम ही अशुफ्ता सरों में वो जवां मीर भी था। हम थे मरने को खड़े पास ना आया न सही, आखिर उस शोख के तरकश में कोई तीर भी था। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। और ये आखिरी शेर बहुत मशहूर है कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो पहला शेर देखिए कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। इसके अंदर जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं, ताख़ीर का मतलब है डिले, और बाइस ताख़ीर का मतलब है कॉज ऑफ डिले। या और दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है इनागीर, तो इनागीर इज़ लाइक somebody who restrains you or somebody who seizes the rein of your horse. Yeah. तो वो कहते हैं हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था कि तुम इफ़ डिले अकर्ड देयर मस्ट हैव बीन सम कॉज फॉर द डिले। तो महबूब जो है वो गालिब साहब को काफ़ी देर तक इंतज़ार करा के आया है, लेट आया है। और तो कहते हैं कि कोई तो वजह होगी उसकी। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। तो गालिब साहब कहते हैं कि आप तो आते होंगे, यू वर कमिंग, बट परहैप्स देयर वाज समबडी रिस्ट्रेनिंग यू। या तो इसकी जो टोन जो नज़र आती है, इट्स ऑफ अनॉयंस, राइट, कि गालिब साहब जो हैं या जो आशिक है वो बहुत देर से महबूब के आने का इंतज़ार कर रहा है। तो जो महबूब है वो बहुत देर से आया है। एंड और आशिक जो है इज़ अनॉयड एंड ही इज़ क्वेश्चनिंग कि ये क्या है, लाइक क्या रवैया है ये तुम्हारा, राइट, ऑलमोस्ट लाइक व्हाट द हेल। या was restraining you? Was anybody seized your reins that you became late? What happened? Yeah. तो थोड़ा इंडिग्नेंट, सरकास्टिक, रेटोरिकल क्वेश्चन टाइप की टोन है इसकी। तो उसके अंदर अब उनको शक भी है इसके अंदर कि ये महबूब जो है वो किसी और के साथ तो नहीं बैठा था, किसी रकीब के साथ तो नहीं मसरूफ़ था। तो ही हैज़ ए सेंस ऑफ सस्पिशन ऑल्सो, उनको शक भी है। एंड उसके अंदर अब ये इनागीर जो है वो कौन हो सकता है? तो एक तो सिंपल राइवल हो सकता है, वो महबूब जो है वो किसी और से प्यार करता है, तो गालिब साहब को शक हो गया है, एंड दैट हैज़ एडेड टू हिज सस्पिशन एंड अनॉयंस। और दूसरा इसके अंदर एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है कि महबूब जो है वो किसी और के ऊपर भी जुल्म सितम ढा रहा है। कोई रकीब ही है लेकिन उसके ऊपर भी उसने जुल्म सितम ढाए हैं। तो आप ये इमेजिन करके देखें कि अगर महबूब जो है घोड़े पे चढ़ के आ रहा है तो हो सकता है किसी ने उसकी लगाम जो है पकड़ ली हो टू डिमांड जस्टिस। तो ये भी एक इसकी टोन से ये भी आप परसीव कर सकते हैं कि किसी ने फरियाद की है, महबूब को रोका है, उससे जिस तरह गालिब साहब उससे सवाल कर रहे हैं अनॉयंस में, किसी और ने भी रोक के उसको महबूब को सवाल किया है। और तीसरा ये इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि गालिब साहब को पता है कि ये इसके पास कोई वजह नहीं थी, कोई इसको रोकने वाला नहीं था, ये सिर्फ मेरी परवाह ही नहीं करती। तो महबूब जो है उसको परवाह नहीं है अपने आशिक की, तो शी जस्ट केम लेट बिकॉज शी इज़ इंडिफरेंट टुवर्ड्स हिज पेन एंड सफरिंग, और मे बी शी रियली wanted to torment him.
या तो सच में उनको दुख देने के लिए ही वो जानबूझ के लेट भी आई हो सकती है, या जो महबूबा है इस केस के अंदर। तो एनीवेज सिचुएशन जो मैंने डिस्क्राइब की, महबूब जो है वो लेट आया है, गालिब साहब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, आशिक जो है वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है और अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये हुआ क्या, लाइक तुम क्यों लेट आए हो। या हुई ताख़ीर तो कुछ बाई से ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। कि मुझे बताओ कि तुमको किसने रोका है इस केस के अंदर। अच्छा, अगला शेर देखें कि ये बड़ा अच्छा शेर है कि तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, उसमें कुछ शाइब खूबी तकदीर भी था। या तो शाइब खूबी तकदीर का मतलब है सस्पिशन ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ फॉर्चून। या ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड प्ले है। या और बेजा तो आपको पता है इनअप्रोप्रिएट, तो वो कहते हैं कि तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, राइट। कि वो कहते हैं मुझे तुझसे अपनी तबाही का जो गिला जो शिकवा है वो इट्स इनअप्रोप्रिएट, राइट। तो वो कहते हैं मैं फालतू में तेरे से शिकवा कर रहा हूँ अपनी तबाही का, क्योंकि उसमें कुछ शाइब खूबी तकदीर भी था कि ये जो मेरी तकदीर है इसकी खूबी भी उसके अंदर शामिल थी। अब देखिए खूबी जो है वो तो एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने सरकास्टिकली उसको यूज़ किया है। या तो बेसिकली हिज ओन wretched, उनका जो बिगड़ा हुआ जो फेट है या तकदीर है, वो कहते हैं उसने भी रोल इसके अंदर प्ले किया है। तू अकेली ही नहीं है जिसको मैं ब्लेम करूं अपनी तबाही के लिए, मेरी तकदीर ही ऐसी थी, मैंने तबाह होना ही था, राइट। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि वो आशिक हैं ऑब्वियसली गालिब साहब, तो गालिब साहब या आशिक इन जनरल अपने महबूब को ब्लेम नहीं देना चाहते किसी चीज़ के लिए, राइट। दे वांट टू प्रोटेक्ट हर। तो उस पर्सपेक्टिव से भी वो अपने तकदीर को, अपने फॉर्चून को ही जो है ब्लेम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है ख़राबी मेरी तकदीर की है। तुमसे जो मैं तबाही का गिला कर रहा हूँ दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट। या तो आई थिंक it's a beautiful word play to describe his own ill fortune that has caused his ruin। yeah तो ऑब्वियसली अब महबूब ने तो उनको दुख दर्द दिया ही है, लेकिन वो उस महबूब को ब्लेम नहीं करना चाहते। तो तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, उसमें कुछ शाइब खूबी तकदीर भी था। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप, क्योंकि उन्होंने सस्पिशन बोला है ऑफ हिज एक्सीलेंस ऑफ फॉर्चून, तो अगर आप उस सस्पिशन को डबल क्लिक करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो इसके और मीनिंग भी निकल सकते हैं। या बट आई थिंक सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। ओवरऑल ये है कहने का उनका मतलब ये है कि माई ओन बैड फॉर्चून इज़ वॉट कॉज्ड माई रूइन। अच्छा, तो अगला देखें कि तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई नक्शीर भी था। तो पहली लाइन तो सिंपल ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है। वो कहते हैं अगर तू भूल गया है तो मैं तेरे को अपना पता बता दूं मैं। फितराक का मतलब होता है स्ट्रैप्स ऑफ द सैडल, कि अगर सपोज़ कीजिए अगर कोई शिकार करने गया है तो उन्होंने क्या है, घोड़े पे गए हैं तो जो सैडल होती है घोड़े की, जो काठी होती है उसके साइड पे उन्होंने स्ट्रैप्स लगाए होते हैं। अगर वो किसी पक्षी को या किसी छोटे जानवर को उसका शिकार कर लेते हैं तो उसको फिर वो मारने के बाद वहाँ उस जो स्ट्रैप्स होते हैं उसके साथ टांग देते हैं उनको। या तो वो जो प्रे या जो गेम है जो वहाँ पे टंगा हुआ है सैडल स्ट्रैप्स के साथ, उसको नखचीर कहते हैं। या तो कहते हैं कि तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई नखशीर भी था। रहते वो कहते हैं तू मुझे भूल गया है तो मैं बता दूं मैं कौन हूँ, मैं तेरे फितराक में बंधा हुआ नखशीर हूँ। या तो मैं कभी तेरे फितराक में बंधा हुआ था नखशीर की तरह। या तो अब इसके देखिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। ऐसा इसके अंदर से एक मतलब निकल के आता है कि वही उनका पता है, राइट। ही डजंट हैव एनी अदर आइडेंटिटी और ही डजंट हैव एनी अदर, गालिब साहब और जो आशिक है उसका और कोई पता नहीं है। वो अपनी महबूब के फितराक में बंधा हुआ एक नखचीर है, राइट। उसका स्टेटस इतना है कि उसको महबूब ने मार के अपनी फितराक में बांध रखा है, यही उसकी स्टेट है। लाइक दैट्स हिज बेस्ट डिस्क्रिप्शन, दैट्स हिज बेस्ट एड्रेस, दैट्स हिज बेस्ट स्टेट। या तो उसी तरह से वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उनका कितना स्टेटस जो है महबूब के सामने कितना गिरा हुआ है, ये उसकी एक डिस्क्रिप्शन है। दूसरी ये है कि उसको शायद महबूब हुआ है बांध के वहाँ भूल गया है, राइट। वो मरे पड़े हैं वहाँ पे, ही इज़ द प्रे,
और महबूब जो है इज़ टोटली इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिम। तो इसलिए वो पहली लाइन में कहते हैं कि तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूँ, या कि मैं वहाँ बंधा हुआ तेरा प्रे हूँ मैं, राइट, तूने मेरे को मार के वहाँ बांधा था और मैं वहाँ पे अभी भी टिका हुआ हूँ। और ही हैज़ नो अदर आइडेंटिटी एंड वो बस महबूब ने उनके ऊपर जो जुल्म सितम ढाए हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और कहते हैं देख मैं तेरे अभी भी फितराक के साथ बंधा हुआ हूँ, अगर तू मेरे को भूल गई है तो पता बतला देता हूँ तेरे को, मैं वहीं पे पड़ा हुआ हूँ अभी। या आई थिंक इट्स वी डोंट नीड टू ओवर एक्सप्लेन इट, इट्स अ ब्यूटीफुल शेर कि तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूँ, कभी फितराक में तेरे कोई नक्शीर भी था, या कि मैं वहाँ टंगा हुआ था एक टाइम पे। और दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि शायद वो अभी भी वहीं बंधे हुए हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि महबूब हैज़ बिकम काइंड एंड जनरस टुवर्ड्स हिम। सो जिस जुल्म सितम की स्टेट में वो पहले उनको एक टाइम पे बांधा गया था वो वहीं बंधे हुए हैं अभी तक, सिर्फ हुआ ये है कि महबूब बांध के उनको भूल गया है और वो उसको याद करा रहे हैं। तो और दूसरा ऑब्वियसली लाइक ही इज़ द प्रे। तो महबूब जो है उसने उनको हंट किया है, उसने उनको कत्ल किया है और बांध के वहाँ ये तो कॉमन मेटाफर है कि जो महबूब होते हैं वो अपनी आशिकों को ऊपर जुल्मों से समझाते हैं, ऑफन टाइम्स उनके कातिल भी होते हैं और हंटर्स भी होते हैं। अच्छा, अगला शेर देखें, ये भी बहुत खूबसूरत शेर है कि कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ़ की याद, या हाँ कुछ एक रंज गिरा बारी ये जंजीर भी था। तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स हैं वो तो हैं रंज गिरा बारी ये जंजीर। तो उसका मतलब ये है कि द रंज मीन्स पेन और सम सॉर्ट ऑफ लाइक टर्मोइल और ट्रबल। तो कहते हैं कि ट्रबल और पेन ऑफ द हैवीनेस ऑफ द चेन्स, या और पहली लाइन में उन्होंने अपने आप को वहशी कहा है। तो सिचुएशन ये है कि अक्सर लैला मजनू का रेफरेंस गालिब साहब यूज़ करते हैं कि जब ही इज़ अ मैड मैन, ही हैज़ गॉन मैड, वहशी बन गए हैं वो इश्क में, और वो पागलों की तरह गलियों में घूमते हैं, दैट कॉजेज सम सॉर्ट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया है, और उनको हैवी भारी जंजीरों से बांध दिया गया है, या तो वो, लेकिन वो अब समझते हैं कि वो अपनी महबूब की जुल्फ़ों के कैदी हैं, या तो महबूब की जो जुल्फ़ें हैं उनको भी जंजीरों के साथ कंपेयर किया गया है, जिसके अंदर आशिक जो है फंस जाते हैं, जिसके कैदी आशिक बन जाते हैं, स्लेव्स बन जाते हैं उसके अपने महबूब के। तो वो कहते हैं कि ये जो तेरा वहशी है, तेरी जुल्फ़ों को भूला नहीं है वो, उसको अभी भी उसी की याद आ रही है। इम्प्लीकेशन ये कि जो उनके हाथ पाँव में जो बड़ी बड़ी जंजीरें, रियल जंजीरें बड़ी हैं, वो दे आर लाइटर और दे आर easy to tackle than the chains of the curls of the beloved, right। जो खूबसूरत महबूबा है उसकी इतनी खूबसूरत जुल्फ़ें हैं, जब उनके अंदर वो जकड़े गए थे तो दैट वाज ए मच मोर डिफ़िकल्ट थिंग टू गेट आउट ऑफ और डिफ़िकल्ट टू हैंडल देन दिस प्रिजन एंड द चेन्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो ये महबूब की खूबसूरत जुल्फ़ें, वो अपने आशिकों को कैसे फंसाती है उन जुल्फ़ों में, आशिक जो हैं वो कैसे फंसते हैं और फिर उसी के अंदर फंसे रह जाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उन सब चीज़ों की एक डिस्क्रिप्शन है, या तो इन कंपैरिजन टू द, और फिर ये कर्ल्स भी हो सकती हैं और कर्ल्स की याद भी हो सकती है जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तेरे वहशी को वही जुल्फ़ की याद, या तो वो अभी भी टेक्निकली फ़िज़िकली तो वो इस जेल में बंधे हुए हैं, लेकिन मेंटल उनकी स्टेट ये है कि वो अपनी महबूब की जुल्फ़ों की याद के अंदर फंसे हुए हैं, या तो उनको याद आ रहा है कि कैसे उसकी जुल्फ़ों ने एक बार उनको इम्प्रिजन किया था। कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ़ की याद, हाँ कुछ एक रंज गिरा बारी ये जंजीर भी था, राइट। कि ये कहते हैं छोटा सा कुछ, या ये जो रियल वर्ल्ड की जंजीर जो है, इसका जो भार है, ये इट्स ए स्मॉल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन माई ट्रबल्स, या the bigger factor is the imprisonment of your curls and the memory of that situation, yeah। तो कितना अच्छा खूबसूरत इसके अंदर वर्ड प्ले है कि हाँ कुछ एक रंजे गिरा बारी ये जंजीर भी था, कि yes indeed there was this small matter of the trouble of the heaviness of the chains, yeah। तो कितना अच्छा वर्ड प्ले है ये। अच्छा, अगला देखें कि बिजली सी कौंध गई आँखों के आगे तो क्या बात करते कि मैं लब तशनाए तकरीर भी था। तो इसके तो जो मुश्किल अल्फाज हैं वो ये हैं लब तशनाए तकरीर, विच मीन्स थर्स्टी लिप्ड फॉर स्पीच। तशना, लब इज़ लिप्स, तशना मीन्स थर्स्टी और तकरीर मीन्स स्पीच। तो कहते हैं कि उनके सामने
कोई बिजली सी कौंध गई है, बिजली, लाइटनिंग हैज़ स्ट्रक इन फ्रंट ऑफ हिज आइज़। तो वो उन्होंने पहली लाइन में डिस्क्राइब किया है कि बिजली एक कौंध गई आंखों के आगे तो क्या, लाइक इफ दिस लाइटनिंग बोल्ट फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज, सो वट, राइट। बात करते ओनली इफ ही हैड कन्वर्स्ड विथ मी बिकॉज आई वॉज thirsty to listen to the speech, or I was thirsty lipped for speech. Yeah, ये आई थिंक इसके दो तीन बड़े खूबसूरत पहलू हो सकते हैं। एक इसका मिस्टिसिज्म का एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये बिब्लिकल और इस्लामिक ट्रेडिशंस में ये आता है कि जो प्रॉफिट मोसेस थे, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ टू हिम ऑन ए माउंटेन, ऑन द माउंट टूर जिसको कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ए डैजलिंग लाइट। या और जैसे ही उनके सामने वो बिजली कौंधी, ही कुडंट हैंडल इट एंड ही फेल्ट अनकॉन्शियस। या तो गालिब साहब जो हैं उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो इस केस के अंदर अपने को प्रॉफिट मोसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। या तो वो कहते हैं कि ही कंसिडर्स हिमसेल्फ ऑलमोस्ट लाइक ए काउंटर पार्ट ऑफ मोसेस, राइट। तो वो कहते हैं कि वहाँ मेरी आंखों के सामने जो हज़रत मोसेस हैं, राइट, उनकी आंखों के सामने बिजली कौंधी और वो अनकॉन्शियस हो गए। गालिब साहब जो है वो कहते हैं मैं एक स्टेप आगे जाना चाहता था इससे, मैं होता वहाँ पे अनकॉन्शियस नहीं होता, राइट। कहते मुझसे बात भी तो करता तू, है खुदा, गॉड, जिसने तूने ये बिजली मेरी आंखों के सामने चमकाई है, बात करते कि मैं लब तशनाए तकरीर भी था, कि मेरी तमन्ना थी तेरे से बात भी करने की। या मैं अनकॉन्शियस नहीं होना चाहता था, बिजली कौंधी, मैं अनकॉन्शियस हो गया। दिस वॉज नॉट वट आई डिजायर्ड, आई रियली वॉन्टेड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, तो तुम मुझसे बात तो करते प्लीज़। या only seeing a glimpse of you cannot satisfy me, I was longing to speak with you। ये खुदा को वो कह रहे हैं। और खुदा की जगह अगर आप इसको रियल वर्ल्ड सेंस में महबूब को रखते हैं, तो महबूब ने शायद उनकी तरफ देखा है और उसकी जो एक निगाह है उसको भी बिजली कह सकते हैं इस केस के अंदर। बट ही गॉट ए लिटिल ग्लिम्स ऑफ हर एंड देन शी लेफ्ट। तो उनके दिल में ये तमन्ना रह गई कि मुझसे बात करते। या तो बात करते कि मैं लब तशनाए तकरीर भी था। आई थिंक इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट लिरिकल शेर। या तो यहाँ तो खुदा उनके सामने, खुदा ने एक झलक दिखाई है और फिर उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ, या महबूब ने एक झलक दिखाई है और फिर कुछ नहीं हुआ। दोनों से उनको कहते हैं कि आई लॉन्ग्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, व्हाई डिडंट यू टॉक टू मी। अच्छा, अगला शेर देखें कि यूसुफ उसको कहूँ और कुछ ना कहे खैर हुई, घर बिगड़ बैठे तो मैं लाइज़ ताज़ीर भी था। तो यूसुफ उसको कहूँ मीन्स इफ़ आई कॉल्ड हर जोसेफ, यू नो जोसेफ, ये देता ही इज़ अनदर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ कंसिडर्ड अ प्रॉफिट और नॉट इन द बिब्लिकल एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस। हमने दूसरे वीडियो के बारे में उनकी पूरी स्टोरी के बारे में एक बार बात की थी। और ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली हैंडसम और ब्यूटीफुल पर्सन। या तो उनको जेल में भी डाला गया था क्योंकि जो जुलेखा वाज अ लेडी देयर, he was married to the ruler of that region and she fell in love with him and Joseph wouldn't respond, and so he was put in jail because of that also. But इस केस के अंदर I think the thing that applies is Joseph's beauty। तो वो कहते हैं जोसेफ उसको कहूँ और वो कुछ ना कहे खैर हुई, कि मैं अपनी महबूबा को यूसुफ कहूँ और वो आगे से कुछ ना कहे, कितनी खैर, लाइक व्हाट ए ब्यूटीफुल सिचुएशन, कि मेरी खैर हुई और लाइक समथिंग गुड अकर्ड। या घर बिगड़ बैठे तो मैं लाइज़ ताज़ीर भी था, राइट। वो कहते कि अगर वो बिगड़ बैठती या वो अगर बिगड़ बैठे, लाइक इफ़ ही गेट्स अपसेट, तो मैं लाइज़ ताज़ीर भी था, तो देन आई वाज वर्दी ऑफ पनिशमेंट। या तो आई थिंक इसके अंदर शायद हुआ ये है कि अगर आप किसी खूबसूरत महबूबा को यूसुफ कह देते हैं तो यू आर कंपेयरिंग हर टू यूसुफ। या तो इसके अंदर एक ये वो आगे से जो बिगड़ेगी, क्यों बिगड़ेगी वो, या वो दो तीन उसके रीजंस हो सकते हैं। एक ये कि वो अपने आप को यूसुफ से भी ज़्यादा खूबसूरत समझती है, तो आपने उसको यूसुफ बोल दिया, शी गॉट अपसेट एट दैट। या दूसरा ये हो सकता है कि गालिब साहब की इंटेंशन कंपैरिजन की नहीं है। गालिब साहब उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं यूसुफ से उसको कंपेयर करके, शायद ये कहना चाहते हैं कि तो यूसुफ से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और ऐसा हो सकता है कि वो इस बात से भी अनॉय हो जाए या नाराज़ हो जाए। या एनीवेज हुआ ये है कि वो आगे से चुप रही है।
या लाइक शी डिड नॉट से एनीथिंग, और वो कहते हैं कि चलो खैर हुई, राइट, लाइक ओके थैंक गॉड दिस हैपेंड, बिकॉज उनको डर ये लग रहा था कि वो आगे से बिगड़ जाएगी इस बात पे, या तो वो जेलसी की वजह से बिगड़ जाएगी कि तूने कंपेयर किया मुझे यूसुफ को. दैट्स द मोस्ट लाइकली यू नो reason for getting upset in this case, or she just basically gets upset as on his compliment. तो ईदर वे वो कहते हैं कि अगर वो बिगड़ जाती तो फिर मुझे माफ़ियाँ मांगनी पड़ती और फिर मैं डिज़र्व करता था उस बात को. तो मैं फिर बोलता उससे माफ़ियाँ भी मांगता अगर वो बिगड़ जाती, लेकिन खुदा का शुक्र है इस केस में वो बिगड़ी नहीं. एंड इम्प्लीकेशन ये है कि महबूब जो है उसको या तो आप यूसुफ से कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज यूसुफ, or she is even more beautiful as Yusuf, or she considers herself to be a lot more beautiful than Yusuf. And if you compare her to Yusuf, she thinks that she's one of a kind in the entire history of mankind. So she considers herself even more beautiful than Yusuf. I think that's the central theme of this. और अगर आप उसको कंपेयर करोगे वो नाराज़ हो जाएगी. तो उस बात का गालिब साहब को डर है, और इसके अंदर एक शरारत का एंगल भी है कि वो फिर भी कर रहे हैं और फिर खैर भी मना रहे हैं, और फिर वो कह रहे थे बिगड़ जाती तो फिर मुझे माफ़िया भी मांगनी पड़ती तो फिर मैं डिज़र्व भी करता था इस बात को. तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है. यूसुफ उसको कहूँ और कुछ ना कहे खैर हुई, घर बिगड़ बैठे तो मैं लाए के ताज़ीर भी था. अच्छा अगला देखें कि देख कर गैर को हो क्यों ना कलेजा ठंडा, नाला करता था भले तालिब तासीर भी था. तो गैर मीन्स अदर. इन दिस केस द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इज़ द राइवल, जो रकीब है, जो somebody else who also loves गालिब साहब्स beloved. तो कलेजा ठंडा होना का मतलब है कि आपका लिवर feels satisfied. Basically you feel satisfied, right? It's a reason for feeling satisfied. It's a आप खुश हैं किसी बात से, satisfied हैं, तो आपका कलेजा ठंडा हुआ है, राइट. वो कहते हैं देख कर गैर को क्यों ना हो कलेजा ठंडा. इस केस में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, वो अगली लाइन में वो डिफाइन करेंगे क्या है. जो कहते हैं कि मैं इस गैर को देख के मेरा कलेजा ठंडा क्यों ना हो. इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन, और आंसर उसका यह है कि नाला करता था भले तालिब तासीर भी था, कि वो जो है वो नाला करता था, ही वॉज लेमेंटिंग, बट ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर इफेक्ट. तालिब तासीर का मतलब है सीकर ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट कैसा, सम सॉर्ट ऑफ ड्रामेटाइजेशन, राइट, कि अगर आप रो रहे हैं लेकिन आप थोड़ा ड्रामेटिकली रो रहे हैं, ज़्यादा चीख पुकार मना के रो रहे हैं जो जेन्युइन नहीं दिख रही, तो यू आर सीकिंग इफेक्ट. तो कहते हैं कि वो गैर जो है वो नाला कर रहा है, बट ही इज़ ऑल्सो ड्रामेटाइजिंग इट, और इस सिचुएशन को देख के उनके कलेजे को ठंडक पहुंची. गालिब साहब इज़ हैप्पी. तो आई थिंक इसके दो तीन मतलब हो सकते हैं. एक तो ये है कि उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो गैर है इस केस के अंदर, ही इज़ शोइंग ऑफ, एंड ही इज़ नॉट ए सिंसियर और एक्सपीरियंस्ड लवर जिसके अंदर से जेन्युइनली लेमेंटेशन निकले. और गालिब साहब ने ये देख लिया है, उनको पता है महबूब जो है जो कि एक्सपर्ट है इन मामलों में, वो भी ये देख लेगा, एंड दिस मेक्स द अदर लुक बैड. इस वजह से उनके कलेजे को ठंडक पहुंची है. और दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने दूसरी लाइन के अंदर नाला कौन कर रहा है वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन रख दिया है. नाला करता था भले तालिब तासीर भी था, राइट. तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गालिब साहब जो हैं वो नाला कर रहे हैं उस केस के अंदर. तो वो, और जो सीकर ऑफ इफेक्ट का जो मतलब है वो ये है कि वो इट्स नॉट सेड इन द नेगेटिव सेंस. फाइनली उनके नाले में इतनी शिद्दत आ गई है कि महबूब इज़ फोर्स टू लिसन टू मिर्ज़ा गालिब. तो वो भी सिचुएशन हो सकती है. इस केस के अंदर ही हैज़ काइंड ऑफ वन अप्ड द अदर और द राइवल, और इस बात से उनके कलेजे को ठंडक पहुंची हो सकती है कि वो बहुत देर से अपने नाले में तासीर ढूंढ रहे थे, फाइनली उनको मिल गई है, राइट. ही हैज़ अचीव्ड द इफेक्ट. हु हैज़ अचीव्ड द इफेक्ट? मिर्ज़ा गालिब हिमसेल्फ हैज़ अचीव्ड द इफेक्ट. तो अगर आप इस सिचुएशन में रकीब को रखते हैं तो मे बी कलेजे की ठंडक का रीज़न ये है गालिब साहब की कि ही इज़ ओवर ड्रामेटाइजिंग हिज लेमेंटेशन एंड ही इज़ कमिंग अक्रॉस एज इनएक्सपीरियंस्ड. और अगर आप गालिब साहब को रखते हैं यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर, तो मतलब ये हो सकता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही हैज़ फाइनली अचीव्ड द इंटेंसिटी in his lamentation that he was looking for, and the rival will never be able to achieve that, and that's why he's satisfied. That's why Mirza Ghalib is satisfied.
तो या तो वो रकीब की सफ़रिंग देख के और इन एक्सपीरियंस देख के खुश हैं, या फिर वो अपने इमोशंस की इंटेंसिटी जो उन्होंने फाइनली अचीव कर ली है उसको देख के खुश हैं। तो अगला शेर देखें कि पेशे में ऐब नहीं रखिए ना फरहाद को नाम, हम ही अशफ्ता सरों में वो जवां मीर भी था। तो पेशा मीन्स प्रोफेशन। फरहाद की स्टोरी तो आपको पता ही है, वो शीरीन के लिए, अपनी बिलवेड के लिए एक पहाड़ को काट रहा था जिसके अंदर से उसने दूध की नदी बहानी थी। फिर उसको पता चला कि जो महबूबा है वो मर गई है, तो जिस तेशे से, जिस कुल्हाड़ी से वो फरहाद पहाड़ को काट रहा था, उसने उसी के ऊपर अपना सर मार के सुसाइड कमिट कर लिया। तो अशुफ्ता सर का मतलब होता है somebody who is like basically mad. Like अशुफ्ता सर means mad in love, right? और disturbed in love, yeah? तो जो पागल हो चुका बेसिकली प्यार में। तो वो कहते हैं कि हम अशुफ्ता सर, और दूसरी लाइन में अशुफ्ता सरों में वो जवां मीर। जवां मीर का मतलब है अब दूसरा एक शेर बाद में देखेंगे जहाँ पे उन्होंने सच में जब मीर बोला है तो उन्होंने मीर तकी मीर, जो एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उनको रेफ़र किया है। इस केस के अंदर जवां मीर का मोस्ट लाइकली मतलब है चीफ और मास्टर और लीडर, या। तो वो कहते हैं कि हम अशुफ्ता सरों में वो जवां मीर भी था। तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट ए ग्रुप ऑफ विच फरहाद इज़ पार्ट। और वो ग्रुप क्या है? अशुफ्ता सरों का ग्रुप है वो, या। गालिब साहब भी उसके पार्ट हैं। जो लोग प्यार में पागल हो चुके हैं उनका एक कंसिडर कीजिए कि एक प्रोफेशनल ग्रुप है, या, जिसके वो कहते हैं कि फरहाद इज़ लीडर ऑफ दिस ग्रुप, वो जवां मीर है इस ग्रुप का, या। तो आप उसके देयर इज़ नो डिफेक्ट इन हिज प्रोफेशन, उसके पेशे में कोई ख़राबी नहीं है। एंड डोंट गिव फरहाद ए बैड नेम, फॉर ही इज़ द यंग लीडर ऑफ us mad people or people with disordered heads, yeah. तो इफ़ेक्टिवली वो कह रहे हैं कि हम सभी, गालिब साहब कह रहे हैं मैं भी, और ये सब जो आशिक जो हैं वो फरहाद की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। फरहाद इज़ लीडिंग अस। तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि हम सारे जो हैं अपने माथा शायद उस तेशे पे मार के सुसाइड कमिट करेंगे। दिस इज़ ए पाथ विच लीड्स टुवर्ड्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, and he is our leader. So he says, do not, like, we are all his followers, and this, like, he's leading us on that path to death, path of sacrifice and love. तो आप उसकी तरफ कोई ख़राब बात मत कहें, उसको बदनाम मत करें, क्योंकि गालिब साहब जो हैं वो खुद भी फरहाद जैसे ही हैं, उसी रास्ते पे जा रहे हैं वो, जहाँ पे वो भी मरेंगे अल्टीमेटली इश्क मोहब्बत के रास्ते में। तो ये एक स्पेशल पेशा है जो इन अशुफ्ता सर लोगों का ग्रुप है, उसका ये पेशा है, और फरहाद साहब को उन्होंने उसका लीडर जो है वो डिक्लेयर किया है। इफ़ेक्टिवली वो अपनी स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं गालिब साहब कि मैं भी एक अशुफ्ता सर हूँ। आगे पीछे जो भी आशिक हैं इंक्लूडिंग फरहाद साहब, वो सारे के सारे जो हैं, हमारा दिमाग जो है इश्क में ख़राब हो चुका है और हम मौत की राह पे ही जा रहे हैं सारे के सारे अल्टीमेटली। ही इज़ जस्ट लीडिंग द पैक एंड ऑल लवर्स आर ऑन द पैथ ऑफ डेथ इन लव। अच्छा, अगला शेर देखें, हम थे मरने को खड़े पास ना आया ना सही, आखिर उस शोख के तरकश में कोई तीर भी था, क्या। तो तरकश इज़ द क्विवर, जो जिसके अंदर एरोज़ रखे जाते हैं, तीर रखे जाते हैं। तो कहते हैं हम थे मरने को खड़े पास ना आया ना सही, दैट वी वर स्टैंडिंग रेडी टू डाई, एंड इफ़ यू डिड नॉट कम क्लोज टू मी सो बी इट, या। एंड द सेकेंड लाइन देयर इज़ सॉर्ट ऑफ ए क्वेश्चन कि आखिर उस शोख के तरकश में कोई तीर भी था। तो कोई तीर भी था, इसका मतलब ये होता है, हो सकते दो मतलब हो सकते हैं कि डिड शी हैव एन एरो, और लाइक देयर वाज सम यूनिक काइंड ऑफ एरो, या, कि कोई तीर भी था, लाइक किसी तरह का तीर भी था क्या उसके पास, या। तो वो अपनी ज़िंदगी देने के लिए गालिब साहब खड़े हैं, मरने के लिए खड़े हैं, महबूब के हाथों कत्ल होने के लिए खड़े हैं वो, या। और इस केस के अंदर जो हथियार यूज़ किया जाएगा वो तीर कमान है। लेकिन परहैप्स दूसरे शेरों में भी ये आया है कि महबूब जो है वो आखिरी मोमेंट पे कत्ल करने से मुकर गया है, या। और परहैप्स शी डिड नॉट कंसिडर हिम वर्दी टू बी स्लेड, या। हम थे मरने को खड़े पास ना आया ना सही, कि वो महबूब जो है उनके पास तक भी नहीं आया,
अब क्यों नहीं आया? शी probably didn't consider Mirza Ghalib a worthy lover who should be slayed at her hands. तो गालिब साहब फिर वो नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि perhaps अगर क्या उसके पास कोई तीर भी था? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल था कि वो दूर से मुझे तीर मेरी तरफ निशाना मार के तीर का मुझे मार देती, राइट? सो एंड दैट वुड हैव मेड हिम a worthless lover like him enjoy getting slayed at the beloved's hands. Effectively ये इस केस के अंदर जिस कत्ल की बात की जाती है या जिस मौत की बात की जाती है वो इट्स नॉट नेसेसरली फिजिकल डेथ. इट्स बेसिकली अगर महबूब आपकी तरह देखता भी है तो आप मर जाते हैं, तो इट्स लाइक सिम्बॉलिक डेथ. तो हुआ ये है इस केस के अंदर कि ही डिड नॉट गेट टू एन्जॉय हर लव एंड अफेक्शन. वो उसके पास भी नहीं आई गालिब साहब के, तो उसको उन्होंने फिज़िकल जो रंग दिया है वो ये कहते हैं कि उसके पास कोई तीर था, राइट? Effectively, he expected her to shoot an arrow in his direction, and she didn't do it. तो और दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि he really did expect to be killed, right? और महबूबा आई है, and now he is questioning कि did she even bring an arrow with her? Like, क्या वो did she not even go through that much trouble? Did she consider me so worthless that she didn't even bring an arrow with her, right? मेरे को मारने के लिए, कि मेरे को इतनी अटेंशन भी नहीं दे सकती थी वो, तो वो भी एक इसका क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव है कि आखिर उस शौक के तरकश में कोई तीर भी था. लाइक दिस कुड बी ए क्वेश्चन आल्सो, दिस कुड बी ए स्टेटमेंट आल्सो, दिस कुड बी ए क्वेश्चन आल्सो. तो इफेक्टिवली हुआ यह है कि महबूब जो है गालिब साहब एक्सपेक्टेड टू बी स्लेड, शी डिडंट किल हिम, एंड नाउ ही इज क्वेश्चनिंग व्हाई. Effectively, he did not get his love and affection. Beloved का love and affection उनको नहीं मिला है, राइट? महबूब ने उनको नहीं मारा है, और वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं इतना गया गुजरा आशिक हूँ कि वो तीर भी नहीं लेके आई मेरे को मारने के लिए, राइट? ये हुआ क्या? उसने किया क्या? तो did she consider it to be below her dignity to even come near me? हम थे मरने को खड़े, पास ना आया ना सही, आखिर उस शौक के तरकश में कोई तीर भी था. तो ये ओवरऑल सिचुएशन है. आशिक को प्यार मोहब्बत नहीं मिली है, वो मरना चाहते थे प्यार में, महबूब ने नहीं मारा उनको. अच्छा, अगला शेर देखें कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था. तो इसके अंदर जो इमेजरी डिस्क्राइब की गई है वो रिलीजियस ट्रेडिशंस में ये आता है कि आपके कंधों के ऊपर फरिश्ते खड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी, जो आपके डीड्स को या आपके कर्मों को रिकॉर्ड करते रहते हैं. और फिर जब आप मर जाते हैं या जब डूम्सडे आता है तो उसका हिसाब होता है, राइट? जो कि फरिश्तों ने लिखा है कि आपने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, उसका हिसाब होता है. उसके बेसिस पे आपको जन्नत में भेजा जाता है या पैराडाइज और हेल, व्हाट इज़ योर फेट, दैट इज़ डिसाइडेड. तो वो कहते हैं कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, लाइक वी आर कैप्चर्ड ऑन द अकाउंट्स रिटन बाय द एंजल्स, बट दैट्स अनजस्टली. नाहक का मतलब है अनजस्टली. आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी का, कि इन दिस मोमेंट ऑफ दमे तहरीर मीन्स द मोमेंट ऑफ राइटिंग, was there a man of ours also there? It's a question. तो अब देखें कि जब रियल वर्ल्ड की कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आप अपना वकील कोई भेजेंगे, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे हु रिप्रेजेंट्स योर इंटरेस्ट. इस केस के अंदर फरिश्ते जो हैं वो गालिब साहब ट्रस्ट नहीं करते कि वो लिख रहे हैं, वो दे आर नॉट, मिर्ज़ा गालिब डजंट कंसिडर देम अनबायस्ड. वो उनको अपना आदमी नहीं समझते उनको. तो कहते हैं कि जब ये इसके अंदर जब हमारा हिसाब किताब जब लिखा जा रहा था हमारे कर्मों का, तो उसके अंदर हमारा आदमी भी था कोई वहाँ पे. तो रियल वर्ल्ड के अंदर तो बोथ पार्टीज शुड हैव रिप्रेजेंटेटिव्स. इस केस के अंदर वो कह रहे हैं, उन्होंने देखे कि जो इस दुनिया की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको उन्होंने डिवाइन प्रोसीडिंग्स के साथ कंपेयर कर दिया है, राइट? तो जैसे वो इस दुनिया में कहते हैं कि मेरा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जब मेरा हिसाब किताब लिखा जा रहा है, तो इन फरिश्तों के केस में मेरा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? मेरा भी आदमी वहाँ पे होना चाहिए था.
और दूसरी इसकी टोन में ये आता है कि ही हैज़ प्रॉब्ली फाउंड ए लूप होल इन द प्रोसिक्यूशंस केस इन दिस केस, राइट, कि जब उनका हिसाब आखिर में जब अकाउंट टैली अप किए जाएंगे तो वो कह सकते हैं कि ये तो मेरा तो आदमी नहीं था कोई जहाँ पे जब आप लिख रहे थे, तो ये तो बायस्ड हो सकते हैं, फरिश्ते मेरे अगेंस्ट बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई आदमी सुपरवाइज कर ही नहीं रहा था इनके लिखने के प्रोसेस को. तो आई थिंक इट्स जस्ट ए विटी अकाउंट एंड he just wants, he's kind of confident that he will be able to use this loophole to end up in paradise, end up in God's good graces, because he did not have a representative present when the angels were writing the account of his deeds. The written statement of one party is insufficient for conviction, right? Proper like formal legal proceedings required that the accuser has his own man present there also, और वो उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं इस केस के अंदर. पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था. और बातों बातों के अंदर जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको भी एक ताना ये मार गए हैं कि आप कहते हैं फरिश्ते हमारा हाल लिखेंगे, वो कहते हैं हम नहीं विश्वास करते फरिश्ते क्या लिखते हैं, हमारा भी आदमी होना चाहिए वहाँ पे. अच्छा, अभी आखिरी शेर देखें, ये बहुत मशहूर है कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था. तो मीर से यहाँ रेफरेंसेस द ग्रेट शायर मीर तकी मीर. तो वो रेख्ता जिसको कहा गया है, इट्स लाइक द फॉर्म ऑफ उर्दू दैट वाज यूज्ड फॉर राइटिंग शेर व शायरी. आज भी उसको रेख्ता कहा जाता है. तो कहता, और इसके अंदर इम्प्लीकेशन देखेंगे, वो कह देंगे खुद को उस्ताद उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब. तो अपने आप को तो उस्ताद डिक्लेयर कर ही दिया उन्होंने कि तू ये अकेला ही उस्ताद नहीं हो तुम गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था. एंड इन द प्रोसेस ही एक्नॉलेजेस दैट बिफोर हिम, अगले ज़माने में, राइट, इन द पास्ट देयर वाज आल्सो अनदर ग्रेट शायर नोन एज मीर. तो ही इज़ बेसिकली एक्नॉलेजिंग Mir as also a great master of rekhta or sher shairi. He also kind of depicts him as a companion, something that like of equal caliber or stature as Mirza Ghalib himself. And in the process इसकी एक implication ये भी है कि बाकी सब शायर जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं. दो ही शायर हुए हैं इसके अंदर, दो ही उस्ताद हुए हैं रेख्ते के, एक तो मिर्ज़ा गालिब है और एक अगले ज़माने में मीर साहब थे. तो रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था. और वन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इट सीम्स दैट तकी मीर का जो लाइफ स्पैन था, इट ओवरलैप्ड विद मिर्ज़ा गालिब्स लाइफ स्पैन अ लिटिल बिट. सो मीर साहब लिव्ड बिटवीन 1722 and 1810. And Ghalib Sahab lived between 1997 and 1869. Yeah, so there's a little bit of an overlap there. It's just an interesting like historical fact. तो रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था. तो ये तो थी पूरी गज़ल. I hope you enjoyed it. Thank you.